आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है दैट्स योर लास्ट टॉपिक ऑफ द मिड टर्म। ठीक है जी, ये है एक्सटर्नलिटीज के पार्ट। एक्सटर्नलिटीज हमारे इकोनॉमिक्स के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, क्यों एक्सटर्नलिटीज की बात की जाती है इकोनॉमिक्स में, आज हम इन चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअली इस एक्सटर्नलिटी के कंसेप्ट के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में सीखना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक्सटर्नलिटीज हैं क्या और इसका मार्केट इनएफिशिएंसी से क्या कनेक्शन है। ठीक है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद द मार्केट इनएफिशिएंसी। फिर बेटे हम लोगों ने देखना है कि इन एक्सटर्नलिटीज को सॉर्ट आउट करने के लिए प्राइवेट सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, यानी कि अपने तौर पे लोग किस किस्म के इकदाम अख्तियार करके इन एक्सटर्नलिटीज से बच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसीज की कि गवर्नमेंट हमें किस किस्म के इकदाम देती है कि हम लोग एक्सटर्नलिटीज जैसे इम्पैक्ट से बच सकें या उनसे डील कर सकें। अब एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में आती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्सटर्नलिटीज एक्चुअली में हैं क्या। ठीक है, फिर बाद में उसका कनेक्शन देखना है हमने मार्केट इनएफिशिएंसी के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नलिटी की कि एक्सटर्नलिटी कहते किसको है। Basically, but externality arise when a person engages in an activity that influences the well-being of bystander, yet neither pays nor receive any compensation for the impact. अच्छा, ये तो हो गई एक बुक सी डेफिनेशन। असल मतलब क्या है एक्सटर्नलिटीज का? एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर किसी थर्ड पर्सन का असरअंदाज होना। फॉर एग्जाम्पल सादा सी मिसाल लेते हैं, कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, ठीक है। अब वो सिगरेट पीने की वजह से आपके ऊपर जो उसके धुएं का पैसिव इफेक्ट आएगा वो एक्सटर्नलिटी है। सिगरेट आप नहीं पी रहे, वो थर्ड पर्सन पी रहा है, लेकिन उससे उठने वाला जो धुआं है, आप क्योंकि उससे उधर खड़े हो, आपकी मजबूरी कि आपने उस सीट के ऊपर बैठना है। लेट्स सपोज कि आप एक कोच में सफर कर रहे हो, सफर के दौरान जो आपके साथ वाला बैठा हुआ है, अब वहां से आप सीट से तो उठ नहीं सकते क्योंकि आपने वो सीट परचेज की है, वो आपने सीट बुक करवाई हुई है अपनी, आपको उसी सीट पे बैठ के सफर करना है। अब सफर के दौरान वो जो आपके साथ सेकंड पर्सन बैठा हुआ है, उसके सिगरेट पीने की वजह से जो असर आपके ऊपर होगा वो एक्सटर्नलिटी कहलाएगा। एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव की इस तरीके से आम सी मिसाल ले लेते हैं, हो सकता है कि आपके साथ बैठने वाला शख्स कोई चीज खा रहा हो और आपको उस टाइम भूख लग रही हो, उसके पैकेट से मिलने वाला आपको जो बेनिफिट है वो आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की तरफ चलता है। यानी कि एक्सटर्नलिटी को दो तरीके से देखा जाता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो असल इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी दूसरे की वजह से आपके ऊपर जो भी असरअंदाज हो रहा है वो एक्सटर्नलिटी कहलाता है। एक्सटर्नलिटी बेसिकली एक इम्पैक्ट है जो कि आपके काम करने की वजह से ना हो, किसी थर्ड पर्सन के काम करने की वजह से आपके ऊपर असरअंदाज हो। आगे बात करते हैं कि एक्सटर्नलिटी को देखा किन तरीके से जाता है। पहला है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द बायस्टैंडर इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। वही मैंने बात की कि अगर आपकी साथ वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स सिगरेट पी रहा है, उसके धुएं से उठने वाला जो असर है वो आपके अंदर एक पैसिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्योंकि आपको एक अच्छा इंपैक्ट नहीं मिल रहा, आपको बुरा असर मिल रहा है किसी दूसरे की एक्टिविटी की वजह से। इसी तरीके से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी मिसाल है। गाड़ियां कोई और चला रहा है, आप चाहे बाइक पे हो या आप पैदल सवार, आप पैदल चल रहे हो या फिर आप साइकिल के ऊपर हो, गाड़ियों से उठने वाला धुआं आपके लिए नुकसानदेह है। आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, चला कोई और रहा है, लेकिन दूसरे की एक्टिविटी की वजह से जो आपके ऊपर असर आ रहा है वो दूसरे की एक्टिविटी आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देके जा रहा है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी गाड़ी आपकी जो दुकान है या आपका घर किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, गाड़ियों से उठने वाला धुआं आपके किचन की खिड़कियों में आता हो, आपके घर की विंडोज बाहर की तरफ हो, तो वहां से गाड़ियों से उठने वाला धुआं आपके घर के अंदर दाखिल होता हो, तो आपका घर तो कसूरवार नहीं है, असल कसूर है वहां से गुजरने वाली गाड़ियों का। तो इस किस्म की दूसरी चीजों से, दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे मुआशरे में, उसकी वजह से जो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखिए कि द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बायस्टैंडर इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। किसी आपके ऊपर किसी दूसरे की एक्टिविटी की वजह से पड़ने वाला सही असर, यानी कि पॉजिटिव असर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है। इसकी सिंपल सी एक मिसाल, आम से मिसाल लेते हैं, एक प्लेग्राउंड, एक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करती हूँ। अब प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो जिस एरिया में मौजूद होते हैं उसके आमने या सामने कहीं ना कहीं
प्लेग्राउंड मौजूद होता है। अब वो प्लेग्राउंड जो है वो कॉलोनी का है, वो उनका नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉलोनी ने इजाजत दी हुई है कि इस प्लेग्राउंड को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो स्कूल के जब जब फंक्शंस होंगे या बच्चों को खेलना होगा या कोई उनका एक स्पोर्ट्स पीरियड होगा, तो वो बजाय ये कि स्कूल में तो मौजूद नहीं है, लेकिन पास मौजूद फ्री पार्क को वो इस्तेमाल कर लेंगे अपने स्पोर्ट्स पीरियड के लिए या अपने किसी एक्टिविटी या फंक्शन के लिए। तो बेसिकली उस ग्राउंड ने उस स्कूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, उस स्कूल के ऊपर उस ग्राउंड ने एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर दी, यानी कि उस ग्राउंड की वजह से किसी दूसरे स्कूल की कम्युनिटी को फायदा हासिल हुआ, दूसरी एक्टिविटी की वजह से किसी को पॉजिटिव यानी कि फायदा मिलना, बेनिफिट मिलना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है। किसी दूसरे की एक्टिविटी की वजह से एडवर्स इफेक्ट मिलना यानी कि आपको नुकसान मिलना, लॉस मिलना, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट की, कि ये जो एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट, अगर आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिल रही है, ऑफ कोर्स ये एक्सटर्नल बेनिफिट यानी कि किसी दूसरे की वजह से बेनिफिट रिसीव हो रहा है। अगर आपको एक्सटर्नल कॉस्ट पड़ रही है मीन कि दूसरे की वजह से आपको खर्चा पड़ रहा है। एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, सबसे पहले एक्सटर्नल कॉस्ट की बात करते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? External cost, a cost of an activity that is negative externality that falls on the people other than those who pursue the activity. Again वही बात होगी, pollution, गाड़ियों से उठने वाला जो धुआं है वो आपके लिए नुकसानदेह। गाड़ी वाले ने आपको पे करके नहीं जाना कि हाँ जाओ मेरी गाड़ी से धुआं उठ रहा है, ये लो थोड़े से पैसे लो, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लेना। उसने गाड़ी पोल्यूशन वाली वहां से लेके चले जाना है, जो असर रह जाना है वो आपके ऊपर रह जाना है। फिर आपको उस असर की वजह से जो ट्रीटमेंट लेना पड़ना है, उस ट्रीटमेंट के लिए फीसेस पे करनी पड़नी है, डॉक्टर के जाना पड़ना है, ये सारी चीजें आपकी मिलके एक कॉस्ट क्रिएट कर देती है, काम का आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन आ जाना। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो हमेशा एक्सटर्नल कॉस्ट का बायस बनती है। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल बेनिफिट, अब बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी यानी कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से मिलने वाला बेनिफिट वो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट के तौर पे जाना जाता है। अगेन वही बात, जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो लोगों के लिए एक्सटर्नल कॉस्ट का बायस बनता है, जबकि आपके घर के पास प्लेग्राउंड या स्कूल के पास प्लेग्राउंड ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का या एक्सटर्नल बेनिफिट का बायस बनता है। आगे बात करते हैं कि हमारी एक्सटर्नलिटी मार्केट इनएफिशिएंसी के साथ कैसे कनेक्ट। तो सबसे पहले देखें कि द इनविजिबल हैंड इज अ पावरफुल बट नॉट ओमनीपोटेंट। हम लोगों ने पहले ऑन द वेरी फर्स्ट डे बात की थी कि इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनविजिबल हैंड बेसिकली उसने एक मनी के कंसेप्ट के साथ उसको एसोसिएट कर दिया था कि एक ऐसी फोर्स जो कि तमाम इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई को और प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है, दैट इज द वैल्यू, या फिर किसी चीज को हासिल करने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज इनविजिबल हैंड। ठीक है, उन्होंने कहा कि इनविजिबल हैंड पावरफुल तो है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ मनी की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो अकेला जरिया नहीं, आपको मनी के बगैर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। तो अगर बात की जाए मार्केट इक्विलिब्रियम की, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैन मैक्सिमाइज द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। हमने बात की थी पिछले स्लाइड्स पिछले लेक्चर्स के अंदर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस की। प्रोड्यूसर सरप्लस और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो आपके मार्केट के इक्विलिब्रियम को मैक्सिमाइज कर सकता है। इसमें ये इतनी पावर है, यानी कि आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस अगर ऑटो जनरेटेड हो, यानी कि ऑटोमेटिकली वो प्राइसेस की मदद से अपने आप को, अपनी मार्केट फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लेके आए, तो वहां से आपका इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज हो सकता है। On the other hand, when the buyers and the sellers are the only interested parties, the market outcome is efficient. अगर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायर्स और सेलर्स मौजूद है, तो समझ लें कि आपकी जो मार्केट की आउटकम है वो एफिशिएंट होगी। मार्केट के अंदर पता है कि इतने सेलर्स मौजूद हैं, वो इतने बायर्स को इतना माल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा उनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बायर्स के पास उतने ही पैसे जितना उन्होंने माल खरीदना है, सेलर्स के पास उतना ही माल है जितना उन्होंने जितने माल की डिमांड की गई, यानी कि ना सेलर्स किसी नुकसान में है ना बायर्स किसी नुकसान में। तो मार्केट की कंडीशन बेसिकली एफिशिएंट ऑब्जर्व की जा रही है। when there are, अब जब उसमें एक्सटर्नल इफेक्ट्स आ जाए, ठीक है, तब क्या होता है? when there are external effects involved such as pollution, market regulations, the market outcome is inefficient। अब जरूरी नहीं है कि पॉल्यूशन, प्लेग्राउंड, ये छोटी छोटी सी मिसालें थी एक्सटर्नलिटी के कंसेप्ट को समझाने के लिए। असल बात है कि मार्केट रेगुलेशंस भी समटाइम्स एक्सटर्नलिटी का रोल प्ले करती हैं। खाम खा एक मार्केट के ऊपर रेगुलेशन लगा देना कि भाई आप ये चीज बैन कर दो, ये चीज आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, उसकी वजह से क्या होगा? मार्केट डाउन हो जाएगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की।
लेट्स से कि हमारी मार्केट में लैपटॉप्स मौजूद है, अगर अचानक से गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लगा दे कि भाई आप लोग जो है एचपी के लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब जो एचपी के यूजर्स हैं उनको हो सकता है उस लैपटॉप में कोई खराब, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं ठीक है, उनको लैपटॉप्स ठीक करवाने पड़ते हैं, उनको उसकी कोई एक्सटर्नल पार्ट चाहिए। जब वो मार्केट में जाएंगे तो पता लगेगा कि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि एचपी की कोई भी चीज जो है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं आएगी। तो जिनके पास एचपी का यानी कि एचपी की स्टोरेज थी, एचपी का सरप्लस था, वो सब का सब उनका डाउन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द मार्केट रेगुलेशंस जो कि एक्सटर्नल एज एन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट के तौर पे काम करती है। एक और मिसाल देते हैं इस पे कि अगर मार्केट रेगुलेशन एज एन एक्सटर्नल कॉस्ट की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट जैसे इन दिनों में कोविड-19 में क्या किया था कि एक मार्केट रेगुलेशन लगा दी कि 5 बजे के बाद आप मार्केट्स नहीं ओपन कर सकते हो। तो 5 बजे के बाद जो प्रॉफिट जनरेट होता था लोगों का, यानी कि 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, उस वो प्रॉफिट उनका कम हो गया। यानी कि लोग आते तो हैं लेकिन लोग उतना प्रॉफिट जनरेट उनका 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं होता जितना उनका 5 बजे के बाद प्रॉफिट जनरेट होता था। तो ये उसने क्या किया, एक्सटर्नल कॉस्ट उनके लिए इंक्रीज कर दी। अब इसी लिहाज से मार्केट रेगुलेशन सेम चीज की बात करती हूँ, एक्सटर्नल बेनिफिट की बात कर लेते हैं। मार्केट के अंदर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो उसको बैन कर देना, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है। ठीक है, लेट्स से कि अब ड्रग्स बहुत ही बुरी चीज है, हम लोग को पता है ठीक है। ड्रग्स की जरूरियात के अलावा अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर रेगुलेशन लगा दे ड्रग्स की मार्केट के ऊपर कि ये पर्टिकुलर ये वाले ड्रग है, ये मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, ये बैन होंगे, तो उसकी सेल परचेज वहां पे बंद हो जाएगी। उसकी सेल परचेज बंद होने की वजह से जो लोग इनके ड्रग्स की वजह से एडिक्ट बनने की खदशा था वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस वाली मार्केट रेगुलेशन ने आपकी मार्केट के ऊपर एक्सटर्नल बेनिफिट का इम्पैक्ट छोड़ा। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स, एक्सटर्नल इफेक्ट्स कैन बी पॉजिटिव एंड also can be negative. In such cases, when the invisible hand of the marketplace fail to allocate resources efficiently, private and public solutions are taken for efficient market outcome. जब पैसे से काम ना हो सके तो फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज इख्तियार की जाती हैं जिसकी वजह से चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे की फोर्स लगाओ कि भाई प्राइसेस को अप कर दो, प्राइसेस को डाउन कर दो, तो आप लोगों की मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसके लिए समटाइम्स प्राइवेट एंड पब्लिक सॉल्यूशंस भी काम आते हैं जब एक्सटर्नलिटीज को कंट्रोल करना होता है। ये प्राइवेट एंड पब्लिक सॉल्यूशंस क्या हैं, एक्सटर्नलिटीज इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में इसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि एक्सटर्नलिटीज रिसोर्स एलोकेशन कैसे करती है। रिसोर्स एलोकेशन से मुराद है आपके जराए को सही जगह पे लगाना, यानी कि जहाँ पे रियल एस्टेट को बेचने की जरूरत है वहां पे जाके रियल एस्टेट बेचो। ये ना हो कि सब्जी मंडी में आप फ्रूट्स लाके बेच रहे हो, फ्रूट्स की मंडी में जाके फ्रूट्स बेचो, सब्जी मंडी में लाके सब्जी बेचो। टीवी अप्लायंसेस की मार्केट है, वहां पे लाके आप मिट्टी के बर्तन रख दोगे तो वो नहीं बिकेंगे। मिट्टी के बर्तनों को जाके बर्तनों की मार्केट में बेचो, ठीक है। अप्लायंसेस की मार्केट को अप्लायंसेस में बेचो। अगर आप लोग एक थोड़ी सी अगर अपने इर्द गिर्द में नजर दौड़ाएं तो हमारे डी ग्राउंड का ही आप विजिट कर लें। डी ग्राउंड में एक लेन के ऊपर आ जाए, उसकी स्लिप रोड के ऊपर अगर आप देखें तो शूज की मार्केट चल रही है। अब शूज की मार्केट के अंदर अगर वो कोई और मार्केट ले आए तो हो सकता है कि वो मार्केट ना चले, हो सकता है गारमेंट्स की मार्केट एक ले आते हैं, ठीक है। गारमेंट्स की मार्केट आ गई, लोगों को पता है कि यहाँ पे डी ग्राउंड के स्लिप रोड के ऊपर सिर्फ एक गारमेंट्स की शॉप है, जबकि आप सूसा रोड की तरफ निकल जाए या आप सत्याना रोड की तरफ निकल जाए तो वहां पे ज्यादा सारी शॉप्स की वैरायटी है। तो कस्टमर क्या करेगा, बजाय ये कि एक शॉप पर्टिकुलर शॉप पे आने के लिए अपना फ्यूल जाया करे, वो उस वाली रोड को चूज करेगा जहाँ पे बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पे उसको वैरायटीज ऑफ चॉइसेस मिल जाती है, वैरायटीज मिल जाती हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी चॉइसेस को डिफर करने के लिए, जहाँ पे डिसीजन वो ले सकता है कि हाँ ये चीज मैं लूँ या ये चीज मैं ना लूँ। हो सकता है उसको जो वो प्राइस सोच के आए उसके अंदर उसको कोई और ब्रांड की क्वालिटी चीज मिल जाए। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेशन। अब इसमें एक्सटर्नलिटीज कैसे असरअंदाज होती है, सबसे पहले तो अपना एक आप मार्केट कर्व चेक कर लें। ये आप लोग की सिंपल सी मार्केट है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर पी प्लॉट की गई है, इनके प्राइस को प्लॉट किया गया, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी को प्लॉट कर दिया गया है। दरमियान में आपकी डिमांड और सप्लाई का स्केड्यूल है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सप्लाई स्केड्यूल है वो बेसिकली शो कर रहा है आपकी प्राइवेट कॉस्ट को। बताने का मकसद ये सप्लाई और डिमांड के साथ कि आप लोग अब इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे ना, आपको कर्व्स इसी शक्ल के नजर आएंगे, यानी कि एक डिमांड का कर्व नजर आएगा, एक सप्लाई का कर्व नजर आएगा, मगर इनके नाम बदलते जाएंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट बदलेगा उनके नाम बदलते जाएंगे, लेकिन कर्व
कर्व की हालतें, कर्व की शिफ्ट्स के असूल वो वही के वही रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइम जो सप्लाई का कर्व है उसको नाम दे दिया गया प्राइवेट कॉस्ट का, और जो डिमांड का कर्व है उसको नाम दे दिया गया प्राइवेट वैल्यू का, ठीक है जी। अब व्हेन एन एक्टिविटी डज नॉट क्रिएट एन एक्सटर्नलिटी, जब एक एक्टिविटी की वजह से कोई मतलब किसी किस्म का अंदाज नहीं होता, ना कोई उसका फायदा है ना कोई उसका नुकसान है, द ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द इंडिविजुअल विल इक्वल टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ द एक्टिविटी। ये जो इक्विलिब्रियम मिल रहा है इसको कहते हैं आपका सोशल लेवल मेंटेन हो रहा है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, हाउ एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट रिसोर्स एलोकेशन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर ये कैसे अंदाज होती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यानी कि प्रोडक्शन को भी लें आप और प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक के सफर को भी आप इंक्लूड करें। लीव मार्केट्स टू प्रोड्यूस अ लार्जर क्वांटिटी देन इज सोशली डिजायरेबल, हो सकता है एक चीज सोशली डिजायरेबल ना हो, जस्ट लाइक मैंने एक बात की कि एक मेडिसिन है, ठीक है, एक मेडिसिन के अलावा किसी प्रोडक्ट की बात ले ली, सोशली लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, हो सकता है एक किसी सूट का ट्रेंड आए, ठीक है, एक फैशन ट्रेंड आए, जस्ट लाइक के लोगों को यहाँ पे शलवार कमीज ज्यादा पसंद है, मार्केट के अंदर वेस्टर्न ड्रेस आ जाए, मतलब लोग ज्यादा ईस्टर्न पहनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस ज्यादातर सेल हो रहे हैं, तो ये सोशली डिजायरेबल नहीं है। सोशली लोग ज्यादातर ईस्टर्न की तरफ चलते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न की तरफ, मतलब वेस्टर्न लिबास भी लोग पहनते हैं, लेकिन उनकी डिमांड एज कम्पेयर टू ईस्टर्न थोड़ी सी जरा कम है, ठीक है जी। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसमें क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको आपकी सप्लाई जो है वो सप्लाई प्रोवाइड प्राइवेट कॉस्ट की बजाय एक सोशल वैल्यू क्रिएट कर देगी। अब ये सोशल वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, जब आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट कर जाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ओके मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ यहीं से कि सप्लाई का कर्व आपका कैसे शिफ्ट करता है आपका लेफ्ट की साइड पे। यहाँ भी आपको प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों की दोनों देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपको प्राइवेट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी, आपका ये जो ऑप्टिमम लेवल है यहाँ से लेके ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन की तरफ मूव कर गई, यानी कि आपका ऑप्टिमम लेवल कम हो गया। इट मीन्स कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज caused your optimum level to fall down, यानी कहाँ आप पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से इसी ऑप्टिमल लेवल के ऊपर खड़े थे, अब आप लोगों का जो सोशल लेवल है, यानी कि आप लोगों का जो सोशल डिमांड एंड सप्लाई का लेवल है वो कम हो गया। Again, when an activity generates a negative externality, the level of the activity will be greater than the socially optimal level. वही बात आ गई। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर लेते हैं कि हाउ एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट रिसोर्सेज एलोकेशन, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, positive externalities in production or consumption lead markets to produce a smaller quantity than is socially desirable. सोशली डिजायरेबल नहीं होती है, सोशली डिजायरेबल जितनी क्वांटिटी होती है उसके मुकाबले में जरा थोड़ी सी कम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, सरप्लस नहीं करना, आप लोग थोड़ा सा आप लोग कम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करें ताकि देखें कि ये हमारी डिमांड चल रही है तो हम अपनी क्वांटिटी को मजीद लेके आए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देंगे, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं, तो क्या होगा कि आपको ज्यादा आपकी अपनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है, यानी कि आपकी प्राइवेट कॉस्ट आपकी सोशल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस कि आप लोगों की अगर क्वांटिटी जो आपकी सोल्ड क्वांटिटी है, सॉरी जो आपकी प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी अगर कम कर दी जाए तो उसकी वजह से आपके डिमांड में बढ़ने का चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपका पिंक कलर का यहाँ पे डिमांड का जो कर्व है वो राइट की तरफ को शिफ्ट कर गया, राइट की तरफ को शिफ्ट करने से मुराद डिमांड में इंक्रीमेंट आया है। अगर याद रहे, एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि जब जब इंक्रीमेंट आएगा तो या इंक्रीज या इंक्रीमेंट आएगा तो आपका कर्व राइट की तरफ को शिफ्ट करेगा, जब जब फॉल या डिक्रीज आएगा तो आपका कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। इस टाइम डिमांड का कर्व पिंक कलर का जो कर्व है वो राइट की तरफ को शिफ्ट कर गया। इट मीन्स कि डिमांड में इजाफा हुआ है, डिमांड में इजाफा होने की वजह से आपका ऑप्टिमम लेवल पहले यहाँ पे था, अब आपका ऑप्टिमम लेवल आगे की तरफ मूव कर गया। ये मैं एक दफा आप लोगों को इस तरीके से भी बता दूं कि पहले आप लोगों का जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑप्टिमम लेवल पीछे की तरफ आया था ऐसा ही था, अब जब आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो आपका ऑप्टिमम यहाँ से ब्लू लाइन उठ के आगे की तरफ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी पिंक लाइन जा चुकी है, यानी कि आपको मुनाफा हुआ है। ओके ठीक है जी, आगे बात करते हैं हम। When an activity generates a positive externality, the level of the activity will be less than the social optimal level. जब आप लोगों के पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी किसी एक्टिविटी की वजह से जनरेट होगी तो वो आपके सोशल ऑप्टिमम लेवल से लेस देन होगी।
अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सॉल्यूशंस कि एक्सटर्नलिटीज, अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ जाए तो उसको लेके प्राइवेटली लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहला काम है कि गवर्नमेंट एक्शन इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज। समटाइम्स प्राइवेट पॉल्यूटर्स देमसेल्व्स टेक केयर ऑफ इट। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए गवर्नमेंट को कहा जाए कि गवर्नमेंट आके ये गवर्नमेंट हल करेगी, ये गवर्नमेंट हल करेगी। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेटली आप लोग मिल के कम्युनिटीज के तहत, सोसाइटीज के तहत आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जिस लाइक आपकी कॉलोनी, अब आप एक कॉलोनी के अंदर रहते हो, वहां पे ऑफ कोर्स सबसे पहला कंसर्न एक कॉलोनी का होता है सिक्योरिटी, यानी कि आपको सिक्योरिटी मिले, आप लोग अपने घरों में मौजूद है, आपको चोरी डिकेट से बचना है, आपको सोशल क्राइम से बचना है, ठीक है, जो क्रिमिनल्स हैं वो आप तक ना पहुंच पाए। आप क्या करते हो, आप ये तो नहीं कहते हो कि जाके आप गवर्नमेंट में जाके डीसी ऑफिस में जाके आप लोग एप्लीकेशन देते हो कि जी हमारी कॉलोनी है, हमें चोरी डकैती का डर है, तो वहां पे जाके एक गार्ड को आप हायर करते। आप बल्कि क्या करते हो, विदाउट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, आप सारे कॉलोनी के हेड्स मिलते हो आपस में, यानी कि कॉलोनी में मौजूद लोग जो उनके बड़े हैं घर के सरबराहान, वो आपस में मिलते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। और सोसाइटी का मकसद ये होता है कि आपकी कॉलोनी में एक गार्ड को तैनात किया जाए। एक गार्ड को जब आप हायर कर लेते हो तो हर कॉलोनी वाला जो घर है वो उसके लिए कंट्रीब्यूशन करता है उसकी सैलरी के लिए। इट मींस कि आप सबने मिलके एक सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व भी नहीं किया। ये एक्टिविटी कहलाई प्राइवेट सॉल्यूशंस टू द एक्सटर्नलिटीज। चोरों की वजह से आपकी एक्सटर्नलिटी का खतरा था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। अब आप लोगों ने मिलके एक जो सॉल्यूशन निकाला है, दिस इज द प्राइवेट सॉल्यूशन फॉर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब आगे बात करते हैं इसमें मजीद एग्जांपल्स कौन कौन से। मॉरल कोड्स एंड सोशल सैंक्शंस, ठीक है जी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टीज, कॉस्ट थ्योरम। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट थ्योरम है क्या? The cost theorem states that if the private parties can bargain without cost over the allocation of resources, then the private market will always solve the problem of externalities on its own, regardless of who, that is polluter or victim, owns the property rights. अगर लोग आपस में मिलके सारी चीजें खुद ही सॉल्व कर लें, कॉस्ट थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि खुद से बार्गेन कर ले और इसका जो है कॉस्ट का जो है पॉल्यूटर के ऊपर भी असरअंदाज ज्यादा ना हो, यानी कि उसकी पॉकेट के ऊपर भी हैवी ना हो और ना ही विक्टिम की पॉकेट के ऊपर हैवी हो, यानी कि जो काम खराब कर रहा है ना उसकी पॉकेट के ऊपर हैवी हो और ना जिसका काम खराब हो रहा है ना उसकी पॉकेट के ऊपर हैवी हो। पहले ही मिलके एक सोल्यूशन क्रिएट कर लिया जाए तो वो आप लोग का कॉस्ट थ्योरम क्रिएट करता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि प्राइवेट सॉल्यूशन अप्रोच फेल्स बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन बी सो हाई दैट द प्राइवेट एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक कॉलोनी की बात कर रही थी कि लिमिटेशन से बता दें, समटाइम्स द प्राइवेट सॉल्यूशन अप्रोच फेल्स बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन बी सो हाई दैट द प्राइवेट एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा इसका मतलब क्या है बेटे, समटाइम्स क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि कॉलोनी ने डिसाइड तो कर लिया कि हम गार्ड को पैसे दे देंगे, सारे घर वाले मिलके कॉन्ट्री कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स 100 में से 10 लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी ना किसी मुद्दे पे आगे अड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी वजह से मार्केट इनएफिशिएंसी का शिकार हो जाती है। तब ऐसे मौकों पे गवर्नमेंट को एंटर होना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर कॉलेज में जो सोसाइटीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ओन पे नहीं चल रही होती, उनको गवर्नमेंट से भी थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने गार्ड्स को हायर करना है और गार्ड्स के पास असला होता है, तो उनको बकायदा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब वो मौका क्यों आया था, जबकि ये काम जैसे गांव में होता है, गांव की एक पंचायत बैठती है, गांव के बड़े होते हैं, एक उन्होंने एक बनाया होता है अपना पूरा लंबरदारों का घर होता है, लेकिन यही माहौल था, सारा कुछ यही होता, लेकिन शहरों में इन चीजों की क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गार्ड्स के पैसे देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम क्यों कॉन्ट्री दें भाई, हम लोग नहीं देंगे, हम अपने घर की हिफाजत खुद ही कर सकते हैं। तो वहां पे आके चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, सबने इकट्ठी वो चीज का सामना करना है और उस चीज की कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से चीजें जब डिस्टॉर्ट हो जाती हैं तो फिर तब एट दैट पॉइंट इस कॉस्ट थ्योरम जो होता है फेल हो जाता है और इस टाइम पे गवर्नमेंट एंटर होती है। इसी एक छोटी सी केस स्टडी आपको बताती हूँ कि असल में हुआ कहाँ से, ये कॉस्ट थ्योरम बनना स्टार्ट हुआ था, पता कहाँ से लगा इसका। एक दफा न्यूयॉर्क हार्बर में क्या हुआ था कि न्यू जर्सी, यानी कि न्यूयॉर्क हार्बर की वजह से न्यू जर्सी में बहुत सारा गार्बेज स्पिल ओवर आ गया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, न्यू जर्सी वालों ने कहा कि या तो आप अपना ये सारा कूड़ा करकट उठा के ले जाएं, ठीक है, इसको पानी में बहा दें, इसको कुछ कर दें, ठीक है, या फिर हमने न्यूयॉर्क हार्बर को हमने सू कर देना, यानी कि हमने वहां से सारे रास्ते खत्म कर देने। अब न्यूयॉर्क जो था एक
बहुत बड़ा सिटी है। न्यूयॉर्क की एक अपनी एक आइडेंटिटी है, यूएस आइडेंटिटी के अलावा भी उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक न्यू जर्सी जैसा जो इलाके वो उसे सू करते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 19 ऑलमोस्ट 90s की दहाई के अंदर अगर आप यहाँ पे देख सकें स्मॉल से अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं जूम नहीं कर सकती अभी इधर। वहां पे उन्होंने क्या किया, एक पूरा उन्होंने एक शिप तैयार किया। वहां पे तमाम जो उन्होंने वो जो उनके बीच एरियाज पे, न्यूयॉर्क के जो बीच एरिया वहां पे जितना पूरा क्रिकेट था उन्होंने उस शिप के ऊपर जमा किया, जमा करके उसको बहुत ही दूर समंदर में कहीं बहा आए। तो इस तरीके से न्यू जर्सी के शोर से, यानी कि उसकी जो शोर था वहां से लेटरिंग का खत्म हुआ। New Jersey had right to clean the beach and could have sued the New York City. अगेन वही बात, न्यू जर्सी के पास एक बकायदा एक प्रॉपर्टी राइट था कि अगर न्यूयॉर्क ने वहां से कचरा ना उठाया, लेटरिंग ना उठाई, तो वो न्यूयॉर्क सिटी को सू कर सकता था, हमेशा के लिए बंद कर सकता था। बट लेकिन सितंबर 1987 के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट नेगोशिएट किया, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, पहले कॉस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग काम किया, तो न्यूयॉर्क बाज ना आया, ठीक है, न्यूयॉर्क ने नहीं सुनी, वो बीच बीच पे लिटरिंग करता था और उसकी वजह से न्यू जर्सी जैसा इलाका वहाँ पे उसकी वो तबाह हो जाता है, यानी कि उनकी पॉल्यूशन में इजाफा होता था। तो 1987 में जब गवर्नमेंट उनके अंदर इन्वॉल्व हुई, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक निगोशिएटेड स्टेटमेंट एंड एक मीटिंग की कि भाई हम लोग यहाँ से सारा का सारा लिटरिंग उठाएंगे शिप के जरिए और इसको कहीं दूर बहाएंगे या दूर कहीं ले जाएंगे और न्यू जर्सी को हम लोग साफ कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग का प्राइवेट सोल्यूशन पब्लिक सोल्यूशन तक पहुंचा। अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट पब्लिक पॉलिसीज हमारे पास क्या होती हैं फॉर द एक्सटर्नलिटीज। सबसे पहले देखिए कि when externalities are significant and private solutions are not found, government may attempt to solve the problem through। जब प्राइवेट सॉल्यूशंस काम नहीं करते, प्राइवेट सॉल्यूशन इनफ नहीं होते एक्सटर्नल कॉस्ट को बेयर करने के लिए, एक्सटर्नल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तब गवर्नमेंट आती है, इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। इसके अंदर गवर्नमेंट किस किस्म के सॉल्यूशंस का इख्तियार रखती है, किस किस्म के सॉल्यूशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, इससे ज़्यादा इनके 3-4 सॉल्यूशन है जिसके जरिए गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटीज को कंट्रोल करती है। सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज लागू की जा सके जिससे लोगों को कमांड किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज बनाई जाती है, ये क्या चीज़ें, इनके बारे में भी आप लोगों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ। एक होता है गवर्नमेंट के पास कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज, दूसरा तरीका होता है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। तो सबसे पहले देखते हैं कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती है बेटा। कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट किसी किस्म की रेगुलेशन लगाती है, जैसे कि मार्केट रेगुलेशन लगा दे या कुछ इस तरीके से हो, तो उसको बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब इसके बाद मार्केट बेस्ड पॉलिसीज के बारे में भी जान ले। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज क्या होती है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस, सब्सिडीज, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करे just to give the private community incentives with social efficiency, तो उसको कहते हैं मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। अब बात करते हैं कमांड एंड कंट्रोल में किस किस्म की रेगुलेशंस आती हैं। स्मोकिंग बैन करनी है तो वो सर्टेन बिहेवियर्स को फॉरवर्ड कर देगी कि ये वाली चीज़ें हमारी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट अक्सर प्राइवेट कंपेन्स चलाती हैं, कमर्शियल चलाती हैं, अवेयरनेस कंपेन्स चलाती हैं टू शेयर देयर कि उन्होंने पॉलिसीज लगाई हुई है कि स्मोकिंग आप लोग बैन है। अब अक्सर लोग जो नशा कर रहे होते हैं, सड़कों पे पड़े होते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, वहां से ले जाती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बैन है, खुलेआम इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस तरीके से फर्दर एक और चीज़ ले लेते हैं, इसके रिक्वायर्ड सर्टेन बिहेवियर्स। कभी कभी गवर्नमेंट सर्टेन बिहेवियर्स को फॉरबिड करती है कि आपने ऐसा काम नहीं करना, और कभी कभी कहती है कि कुछ काम जो है वो आपने करने हैं। सपोज रिक्वायरमेंट्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स बी इम्यूनाइज्ड। गवर्नमेंट कहती है कि अगर स्टूडेंट रेगुलेशन एक लगा देती है कि जब तक एक स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट इंडिविजुअल तौर पे इम्यूनाइज नहीं होगा, उसको एडमिशन ना दिया जाए। इम्यूनाइज से मतलब है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम को कहते हैं कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम। ये ना हो कि टीचर पढ़ा रही हो, सुबह नाश्ता ना करके आए और असेंबली के दौरान या पहले पीरियड में ही वो वैसे ही बेहोश होता फिरे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ की रेगुलेशन लगाती है कि ऐसा बिहेवियर इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से ना कि स्कूल इंतजामिया को, ना ही के पेरेंट्स को ज़्यादा
टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको पहले कह दिया जाता है कि अपने बच्चों को नाइस यानी कि उनको नाश्ता देके भेज, नाश्ता करवा के भेजें और उनको एक हिफाजती इक़्तिदाम के साथ भेजें ताकि उनकी तबीयत आगे मज़ीद ख़राब ना हो। तो इट मीन्स के रेगुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा ये नहीं होती कि आपने ये काम नहीं करना, समटाइम्स रेगुलेशन कुछ इस तरीके से होती हैं जो कि एक बेनिफिट क्रिएट करती है। ठीक है जी, अब मार्केट बेस्ड पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला लफ्ज़ आता है पिगोवियन टैक्सेस। पिगोवियन टैक्सेस बेसिकली बेटा वो टैक्सेस होते हैं जिनको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी करेक्ट करने के लिए लगाया जाता है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड। ये हमेशा के लिए नहीं लगाए जाते, जैसे हमारा सेल्स टैक्स है, हमारा कस्टम टैक्स है, हमारे कंजम्पशन टैक्स है, बिजनेस टैक्स है। ये वो टैक्सेस नहीं होते, ये टैक्सेस तब लगते हैं जब आपने नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को ट्रीट आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी पास और एक ऑफिस है, एक ऑफिस और एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से उठने वाला धुआं जो है उस ऑफिस के वर्कर्स की हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर तो वो जो फैक्ट्री है वो वहां से अपनी फैक्ट्री ले जाके किसी और जगह पे बिल्डअप कर ले तो इट विल बी बेटर। अदरवाइज उस फैक्ट्री से उठने वाले धुएं की वजह से होने वाला जो ऑफिस के वर्कर्स है उनको जो नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर उन्होंने फैक्ट्री वहीं पे लगानी है, वो नहीं वहां से मूव कर रहे हैं, तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा वहां पे बैठ के। ठीक है, क्योंकि वो लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का बायस बनते हैं, तो जो लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का बायस बनते हैं उनको एक टैक्स अदा करना पड़ता है। उस टैक्स का नाम है पिगोवियन टैक्स। गवर्नमेंट क्या करती है, ये पर्टिकुलर टैक्सेस को इस्तेमाल करती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को नुकसान बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पिगोवियन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, वाई गैसोलीन इज टैक्स सो हेवीली। गैस इतनी ज्यादा टैक्स क्यों की जाती है? क्योंकि गैस की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कंजेशन होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ तक था आपका आज का टॉपिक।